हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। जो स्टूडेंट बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वे स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है संस्कार लर्निंग। अगर टेलीग्राम पे सर्च करिएगा संस्कार लर्निंग तो मेरा चैनल दिख जाएगा, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन अवेलेबल करा दिया जाता है। हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रहेगा, जो आप सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस सेट कितना करने वाले हैं? 2 प्रैक्टिस सेट 2 है। यह क्लास शाम 7:30 एवरीडे स्टार्ट होता है। ठीक है, आज हम लोग टोटल मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल मिक्स क्वेश्चन रहेगा, जो आप सभी क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, चलो क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी ज़रूर बताएं कमेंट करके कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। ठीक है, ऑप्शन है 1953 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1964 में, ऑप्शन डी 1961 में। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1962 में। कब लाया गया था? ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, 1962 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है कि केंचुआ क्या है? केंचुआ किसान के दोस्त है क्योंकि वे, मतलब कि आपको बताना है जो केंचुआ होता है वो किसान के किस प्रकार का दोस्त है। ऑप्शन है खाद मिट्टी पैदा करते हैं, ऑप्शन बी बैक्टीरिया खाते हैं, ऑप्शन सी मिट्टी को उपजाऊ बढ़ाते हैं, ऑप्शन डी खार पतवार को पैदावार को रोकते हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, केंचुआ किसान के दोस्त है क्योंकि वे खार पतवार यानी खार पतवार जो घास उगता है ना, उसको रोकने के लिए हम लोग केंचुआ का प्रयोग पैदावार को रोकता है। ठीक है, वो उगता नहीं है उससे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितना दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, ऑप्शन है 14 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 60 दिन, ऑप्शन डी 90 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, तो कितना, कम से कम 14 दिन तो रोक सकते हैं। कितना दिन? 14 दिन रोक सकती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि निम्न में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है। ये सबको आंसर पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से नीला ग्रह किसे कहते हैं। ऑप्शन है शनि, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। निम्न में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि नीला ग्रह पृथ्वी को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है सरकारी पदों का त्याग, ऑप्शन बी विदेशी माल का बहिष्कार यानी विदेशी सामान को बहिष्कार करना, ऑप्शन सी अदालतों का वकील द्वारा बहिष्कार, ऑप्शन डी सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर प्रतिबंध। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन में कौन जो कार्य है जो शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखो ये भी
शामिल नहीं है तो ऑप्शन ए भी, अब ए भी शामिल था, ए भी शामिल था और ए भी शामिल था। ऑप्शन जो डी है जो शामिल नहीं था, तो क्या बोला है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, नहीं बोला है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें सरकारी पदों को त्याग हुआ था, विदेशी मालों का बहिष्कार भी हुआ था, उसमें अदालतों और वकीलों का बहिष्कार भी किया गया था। ठीक है, अगर पूछता कि इसमें से असहयोग आंदोलन में कौन कार्यक्रम हुआ था, कौन कौन, अगर लास्ट ऑप्शन डी रहता है इनमें से सभी, तो सभी होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नहीं बोला है इसलिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है कि डंडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। आप सभी कमेंट करके बताएंगे डंडी मार्च यात्रा समाप्त किस तिथि को हुआ था, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन 30 मार्च 1930 को, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन डी 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, डंडी मार्च जो यात्रा हुआ था वो कब समाप्त किया गया था, क्या बोला, समाप्त, शुरुआत नहीं पूछा है, समाप्त बोला गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। कब, 12 मार्च 1930 ईस्वी को समाप्त हो गया था। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है कि जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है कि जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है हिमाचल में, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताएंगे जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जवाहर सुरंग आपका स्थित है कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर। कहाँ, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। कहाँ, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, जम्मू कश्मीर में। कहाँ, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है कि निम्न राशि में से कौन सी सदिश नहीं है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे निम्न राशि में से, निम्न सदिश में से, निम्न सदिशों में से कौन सी सदिश राशि है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें कौन है जो सदिश राशि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, त्वरण, रेखीय संवेग, विस्थापन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि सदिश नहीं है। देखो, त्वरण में सदिश राशि है, रेखीय संवेग में सदिश राशि और विस्थापन में सदिश राशि है। जो गतिज ऊर्जा है वो अदिश राशि है। क्या है, ये अदिश राशि है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। देखो, सदिश राशि होने के लिए एक तरीका है ब, जिसमें ब लगा होगा वह पक्का सदिश राशि ही होता है। ठीक है, तो उसमें विस्थापन हो गया। ठीक है, और बल भी होता है। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है कि निम्न राशियों में से कौन सी राशि सदिश, ठीक है, नहीं है। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, सॉरी। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है कि जब किसी वस्तु समान समय अंतराल में समय दूरी तय करती है तो उसकी गति होती है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समय दूरी तय करती है तो उसका गति होता है। ऑप्शन है अमंदित गति होता है, ऑप्शन बी त्वरित गति होता है, ऑप्शन सी असमान गति होता है, ऑप्शन डी एक समान गति होता है। ठीक है, 10 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। जब वस्तु समान समय अंतराल में समय दूरी तय करती है तो उसे गति होती, क्या होता है, उसे की गति होती है, एक समान गति होती है। क्या होता है, एक समान गति होती है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है कि निम्न में से जो कौन सा झील है जो नमक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, साल्ट लेक यानी नमक झील को साल्ट लेक बोला जाता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है वुलर झील, डल झील, भीमताल झील, सांबर झील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताएंगे निम्न में से कौन सी झील है जो नमक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नमक के लिए क्या हो जाएगा, सांभर झील। क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सांभर झील। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है कि किसी
किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर देने पर उसके रोकने की सापेक्ष दूरी क्या होगा। ठीक है, किसी वस्तु को वेग को दुगुना कर देने पर उसके रोकने की सापेक्ष दूरी क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी और 8 गुनी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर देने से उसके रोकने की सापेक्ष दूरी क्या होता है आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखो, किसी भी वस्तु का वेग को दुगुना कर दें तो उसका सापेक्ष दूरी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसका भी गुना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है कि एक वस्तु समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है तो इसका त्वरण होगा। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं, एक वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण होगा। ऑप्शन है 0, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी 0 होगा, ऑप्शन सी जी हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो, त्वरण इसको बोलते हैं, जिसमें आप देखते हो स्कूटर में जो होता है एक्सीलेटर, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। और उसको एक जगह रोक देंगे तो उतना ही रहेगा, क्या हो जाता है, इसका 0 हो जाता है। जितना आप रोकेंगे उसको बढ़ाएंगे तब तो गाड़ी स्पीड चलेगा, जितना बढ़ाएंगे उतना गाड़ी स्पीड चलता है एक्सीलेटर में। ठीक है, आपसे भी स्कूटर चलाए होंगे या बाइक चलाए होंगे, 4 व्हीलर चलाए होंगे, किसी भी, जितना आप एक्सीलेटर दीजिएगा उतना स्पीड वो रफ्तार पकड़ेगा। ठीक है, अगर उसको क्या बोले, एक वस्तु को समान वेग से चला रहा है, समान वेग यानी एक्सीलेटर को मतलब एक जगह फिक्स कर दिए। ठीक है, उसी से चल रहा है, उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है कि जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य का परिणाम होता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य का परिणाम क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, जूल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब वस्तु का बल की दिशा में होता है तो कार्य का परिणाम क्या होता है, कार्य का बल होता है धनात्मक होता है। देखो, जब भी किसी वस्तु का जो बल लगता है, विस्थापन पर बल दिया जाता है तो उसका कार्य क्या होता है, परिणाम धनात्मक होता है। कभी सुने हैं कि मतलब कि -2 किलोमीटर चल रहे हैं हम, नहीं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, -2 किलोमीटर चल ही नहीं सकते हो। या सुने हो कि 2 मीटर कम कपड़ा काटो, मतलब माइनस में कभी तो कपड़ा कटेगा नहीं, पॉजिटिव होता है हमेशा, मतलब कि धनात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है कि ध्वनि तरंग की प्रकृति क्या होती है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि ध्वनि तरंग की प्रकृति क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, आगामी, विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि ध्वनि तरंग की प्राकृतिक होती है। ठीक है, ध्वनि तरंग की प्राकृतिक होती है विद्युत चुम्बकीय। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखो, ध्वनि तरंग क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ठीक है, ध्वनि की तरंग की प्रवृत्ति क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है कि ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। ऑप्शन है जल में, वायु में, लोहा में, निर्वात में। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्वनि तरंग होता है जो ध्वनि तरंग नहीं चल सकता, किसमें जो नहीं चल सकता है। ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। जो ध्वनि तरंग होता है वो जल में चल सकता है, वायु में चल सकता है, लोहा में, मतलब सब, जो निर्वात में नहीं चल सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बोला है क्या, नहीं चल सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सब ध्यान रखना है क्वेश्चन में, ध्यान से। ठीक है, अगर चल सकता है तो तीनों में हो जाएगा, वायु, जल, लोहा। ठीक है, अब बात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये शायद नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, जल में चल सकता है, वायु में चल सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी और डी गलत है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है कि विमान क्या है, विमानों के आंतरिक भाग की इकाई किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि विमानों ने हवाई जहाज में आंतरिक भाग की इकाई में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है प्रस्रव तरंग का, ऑक्जेलिक अम्ल का, आश्रित तरंग का, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। विमान में होता है प्रस्रव तरंग, क्या होता है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, प्रस्रव तरंग।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है कि ध्वनि के वेग क्या ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। ऑप्शन है ठोस में, द्रव में, गैस में या पारा में। कहाँ पे होता है जो ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे कम होता है? कहाँ होता है? गैस में। ठीक है, क्या होता है? गैस में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है कि डेसिबल है क्या? डेसिबल है ऑप्शन है वाद्य यंत्र, वाद्य स्वर, ध्वनि स्तर की मापने की इकाई, ऑप्शन डी शोर की तरंग दैर्घ्य। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। डेसिबल एक ध्वनि स्तर की मापन की इकाई है क्या? जो जिस प्रकार हम लोग कोई चावल को किलो में मापते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर एथी में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, उसी प्रकार हम लोग ध्वनि का मापते हैं डेसिबल में। क्या मापते हैं? जो ध्वनि होता है उसका हम लोग डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है कि तापमान क्या है? तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होगा? जब तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत पक्का होगा। आप सभी कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन बी सही है। ताप के बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता या बढ़ता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है कि कैलोरी क्या है? कैलोरी का मात्रक क्या होता है? आप सभी कमेंट करके बताएं कैलोरी किसका मात्रक होता है? ऑप्शन है तापमान का, ऊष्मा का, द्रव्यमान का, घनत्व का। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि देखो तापमान का क्या होता है? केल्विन, ये भी गलत। कैलोरी, ऊष्मा का क्या होता है? कैलोरी। ठीक है, ऊष्मा का होता है कैलोरी। द्रव्यमान का केजी में होता है, घनत्व का क्या होता है? क्यूबिक में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर। ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में मापा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की गति क्या होता है? वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की गति क्या होता है? ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं में ऑप्शन है बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताना 22 का राइट आंसर क्या होगा। 22 का राइट आंसर क्या होगा? देखो किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी अनुगति क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, ऑप्शन सी वास्तविक और छोटा, ऑप्शन डी वास्तविक और आवर्धित। तो आप सभी कमेंट करके बताएं 23 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि दर्पण के उस तरह बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, काल्पनिक और छोटा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जितना भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी क्वेश्चन आप सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है कि शुष्क हवा की ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं कि शुष्क हवा में ध्वनि की चाल होता है। ठीक है, ऑप्शन है 33 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 330 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 333 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 3300 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे 24 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो हम बताते हैं हवा में, शुष्क हवा में ध्वनि का चाल होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन वी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है कि प्रकाश तरंग है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि प्रकाश तरंग है। ऑप्शन अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य,
विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन डी प्रत्यस्था। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि प्रकाश तरंग है। ठीक है, प्रकाश तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश तरंग क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है कि वोल्ट मात्रक है। वोल्ट मात्रक सब पता है, वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऑप्शन है विद्युत वाहक बल का, विभवांतर का, ऑप्शन सी विभव का, ऑप्शन डी इनमें सभी का। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएं। वोल्ट देखो, विद्युत वाहक बल का भी होता है, विभवांतर का भी होता है और विभव का ही वोल्ट ही मात्रक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने है कि घड़ी के लोला की गति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने है कि घड़ी के लोला की गति है। ऑप्शन है स्थानांतरीय, वृत्तीय, घूर्णन, दोलन। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं 27 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या होगा? देखो, घड़ी के दोलन गति क्या होता है? दोलन गति होता है। घड़ी का जो देखते हैं पेंडुलम वाला जो घड़ी होता है उसमें क्या होता है? दोलन होता है। ठीक है, आता है जाता है, आता है जाता है। देखो मान के चलो कि यहाँ ऐसे है, कभी यहाँ से ऐसे, देखो यहाँ रहेगा, कभी यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ ऐसे अप डाउन होते रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर है जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने है कि जूल मात्रक है। आपको बताना है कि जूल किसका मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन है कार्य और शक्ति का, ऑप्शन बी शक्ति और ऊर्जा का, ऑप्शन सी कार्य और ऊर्जा का, ऑप्शन डी बल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देखो कार्य और ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? जूल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन है एम्पियर, ओम, अर्ग, जूल। देखो हमको बता दें, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, ये भी गलत। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अर्ग को जूल तो आपको अभी बताएं कार्य और ऊर्जा का होता है। अर्ग शायद समथिंग याद नहीं आ रहा है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन है प्रकाश की, दूरी की, समय का, तापक्रम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं हमें। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी जरूर बताएं। प्रकाश वर्ष किसका होता है? दूरी का इकाई होता है। किसका होता है? दूरी का। ऑप्शन वी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने है कि प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं कि प्राकृतिक बहुलक किसका होता है? प्राकृतिक रबर तो किसका बहुलक है? ऑप्शन है निप्रोन, आइसोप्रोपेन और नाइलॉन, थाइकोल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। जो रबर होता है आइसोप्रोपेन होता है। क्या? आइसोप्रोपेन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट अ लिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर कहता है कि पंचतंत्र को किसने लिखा था? आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि पंचतंत्र को किसने लिखा था। ऑप्शन है भास, जयदेव, विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था स्टूडेंट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था पंचतंत्र। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट।